सेक्स ट्रेड इंडस्ट्री की असली कहानी क्या है, उसका डरावना सच क्या होता है? ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको हर आदमी जानता है, लेकिन देखिए बिल्कुल कबूतर की तरह आंख बंद करके रखता है कि बिल्ली हमको खाने आ रही है, पर हमने अगर आंख बंद कर ली तो नहीं खाएगी। कि ये मैं आखिरी पीढ़ी होंगी जो अपने संस्कारों को लेकर जी रही हूँ। कि बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं आपके ट्रकों के पीछे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख लिख के सिर में दर्द कर दिया है। कहाँ बच रही है बेटी? वो जो चौराहे भीख मांग रही है वो बच रही है? बच्चों से लेकर लड़कियों से लेकर एजेड लेडीज तक, इवन मेन तक, सबकी अपनी अपनी एक सेक्स स्टोरीज है। अगर आप होटल में एक बच्चे को रख रहे हैं, उसके माँ बाप को ये बता के जा रहे हैं कि आपका बच्चा हमारे साथ रहेगा, हमारे रूम में, हम 5 स्टार में ठहरेंगे तो ये 5 स्टार में ठहरेगा। बच्चा तो जब भी कूड़ा बीन रहा है, भीख मांग रहा है, तो दे दिया कि 10 दिन बाद आ ही जाएगा। और 10 दिन बाद वो किस हालात में आते हैं इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ऐसे 15-20 बच्चे वो उस हालात में वापस आए, उस हालत में कि वो चल नहीं रहे थे, वो रो रहे थे, रोना भी बंद हो गया था, जैसे दर्द की इंतहा हो जाए और आदमी फिर कुछ भी नहीं कह पाता। वो उन बच्चों की हालत थी। जो गवर्नमेंट, हमारी सो कॉल्ड पुलिस, सो कॉल्ड कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ लड़कियां इस ट्रेड में जानबूझकर आती हैं फॉर मनी। पेरेंट्स का शर्म सर से झुक गया, शर्म से। लड़की प्रेग्नेंट थी उस समय और मात्र 18 साल की हुई थी। 18 साल की वो लड़का बोलता है ये कौन सा इसको ढंग से खर्चा देते हैं, और ये जो इतने बढ़िया कपड़े पहनती है, इतने परफ्यूम लगाती है, और अब इसने बाल शाल सब कटा ली, ये इसके घर वालों को नहीं दिख रहा? हमारे सबके पैसे से तो कर रही है ये सब। तो मेरे पति तो मेरे पे ध्यान देते नहीं, वो तो सोचते हैं मैं सुंदर ही नहीं हूँ। अरे बताओ कहाँ से? और इस कदर मेकअप करती थी वो, अजीब सा भद्दा सा मेकअप। और मैंने कहा फिर अरे लड़कों की कमी है क्या? मैंने कहा लड़के आते हैं आपके पास? हाँ बोले आते हैं, पैसा देती हूँ अच्छा खासा, एक रात के 50-50 हज़ार रुपये देती हूँ। सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसे कहते हैं, जिसमें एवरी हस्बैंड एंड वाइफ इज बिजी मेकिंग मनी। अब उसमें आपने क्या स्टोरीज देखी हैं? एक दिन में एक सेक्स वर्कर को कितने क्लाइंट्स फेस? 15 से 20। 15 से 20। और ये सच है। तो इनकी कैसे लाइफ होती है, इनका दिन का रूटीन क्या होता है? लाइट, कैमरा, एक्शन। आज की चाय विद चिलानी में एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने सिर्फ समाज को नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने का बेड़ा उठाया है। इन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिन्होंने दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। सेक्स वर्कर्स, ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन, और उनके बचपन को वापस लेने कर आने का काम किया है। मिलते हैं अतुल शर्मा जी से, निर्देशिका संकल्प संस्था की। 1996 से इन्होंने 317 सेक्स ट्रेड विक्टिम्स, महिलाएं और बच्चियों को रेस्क्यू कर उनका पुनर्वास किया है। उनके बच्चों के लिए 100% स्कूल एडमिशन का इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये है कि कई बच्चे आज अच्छी जॉब्स में हैं। सिर्फ बचपन नहीं बचाया बल्कि 1700 प्लस रनवे, किडनैप और स्ट्रीट चिल्ड्रन को भी घर वापस पहुंचाया। और यूनिसेफ और यूपी पुलिस के साथ मिलकर बनाया बल मात्र पुलिस, जिसका मकसद था हर बच्चे का सुरक्षा और सम्मान। इनके काम को सिर्फ लोगों ने नहीं बल्कि दुनिया ने सल्यूट किया। वेलकम मैम। सेक्स ट्रेड इंडस्ट्री की पीछे की इंडस्ट्री की असली कहानी क्या है, उसका डरावना सच क्या होता है? देखिए मुझे थोड़ा एतराज़ है हल्का सा सवाल पे। इसको इंडस्ट्री जब कहते हैं हम, तो या तो फिर पूरी इंडस्ट्री के रूल्स फॉलो कीजिए, है ना भाई। आप जीएसटी नंबर भी लेते हैं, पैन कार्ड भी लेते हैं, जीएसटी भी लेते हैं, वो आपके और 10 कार्ड भी लेते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ भी सरकार कोशिश करती है कि ये व्यापारी को मिले हमारे, फिर उनको नहीं है। सबसे काला पक्ष तो ये है कि उनको हम सेक्स वर्कर कह रहे हैं। यानी वर्कर वो है जो अपने काम के बदले, अपने श्रम के बदले पैसा ले रहा है, वो वर्कर है। तो उसको हमको सारी सुविधाएं देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के किसी एजेंडे में नहीं है, उससे बड़ा और कोई सच हो नहीं सकता। हम आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरिया कहते हैं उनको, है ना, वो लाल बत्ती क्षेत्र हैं, पर उनके लिए कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके वोटर कार्ड जितने बनवाती हूँ अगर मैं, तो वो सब छिपा के, उनकी जो पहचान है उसको छिपा के, और तब वो बनवाए जाते हैं। फर्जी उसमें पति के नाम, फर्जी उनमें पिता के नाम, कोई किसी का कुछ पता नहीं होता।
तो इस तरह ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको हर आदमी जानता है, लेकिन देखिए बिल्कुल कबूतर की तरह आंख बंद करके रखता है कि बिल्ली हमको खाने आ रही है, पर हमने अगर आंख बंद कर ली तो नहीं खाएगी। लेकिन तभी वो मैंने ये बात पढ़ी कि ये डरावना सच पीछे से, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हर कोई इसको सामने से नहीं करता। नहीं नहीं, पर मेरे को जहाँ तक पता है मैम, बच्चों से लेकर लड़कियों से लेकर थोड़ी एजेड लेडीज तक, इवन मेन तक, बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी एक सेक्स स्टोरीज हैं। बिल्कुल। थोड़ा आप उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए मैं बच्चे से आती हूँ आपके पास। अगेन डरावना सच। हाँ, डरावने सच की मैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे कमज़ोर कड़ी हमारा बच्चा है, जिसके लिए हम हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास हो। हर कोई रहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी ज़िंदगी दूँ। लेकिन देखिए गरीब का और जो हाशिए पे जी रहा है उसका सबसे बड़ा एक कड़वा सच ये भी होता है कि उसके पास ज़रूरतें हमेशा बनी हुई हैं, पैसे का कोई जुगाड़ ही नहीं है उसके पास। ऐसे में बच्चों को हायर किया जाता है, हायर किया और इसलिए कि वो किसी की सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा कर सकें, क्योंकि वो लड़के हैं तो उन पर कोई शक नहीं करेगा। अगर आप होटल में एक बच्चे को रख रहे हैं, उसके माँ बाप को ये बता के जा रहे हैं कि आपका बच्चा हमारे साथ रहेगा, हमारे रूम में, हम 5 स्टार में ठहरेंगे तो ये 5 स्टार में ठहरेगा। तो हमारे लेडीज छोटे बच्चे को 10 साल 11 साल के बच्चे को ले जाती हैं, मेन ले जाते हैं? देखिए वो मैन हैं, लेडीज़ नहीं ले जाती, आदमी हैं जो उनके कोई बिचौलियाँ हैं वो ले जाते हैं और इकट्ठा पैसा दे दिया कि 10 दिन के लिए ले जा रहे हैं, ये 20-25 हज़ार रुपये। जिसने कभी 20 रुपये भी ढंग से ना देखे हों, 20-25 हज़ार रुपये उस बंदे को, उस परिवार को मिल रहे हैं, तो बच्चे को भेज। बच्चा तो जब भी कूड़ा बीन रहा है, भीख मांग रहा है, तो दे दिया कि 10 दिन बाद आ ही जाएगा। और 10 दिन बाद वो किस हालात में आते हैं इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। शायद आप कल्पना करेंगे तो डर जाएंगे कि काश मेरा बच्चा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे, मैं बस में ना भेजूं, मैं किसी ऑटो में ना भेजूं, किसी और ऐसी प्राइवेट व्हीकल में ना भेजूं कि जहां मेरा बच्चा खतरे में हो। इस कदर आते हैं कि उनसे चला नहीं जा रहा था। जब मैंने उन बच्चों को देखा, कॉमनवेल्थ गेम्स में गए वो बच्चे उस दौरान, और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो मेजरली फॉरेनर्स आए थे। फॉरेनर्स आए थे, ये तो क्या 2010 की बात foreigners है। have the बिल्कुल liberty? बिल्कुल, फॉरेनर्स के साथ गए ये वो पूरा बच्चे। नेक्सस बना हुआ है, मीडियम आपने बोला, कुछ लोग होते हैं बिछोले। हाँ, बिल्कुल। देखिए कौन आए, उनके माँ बाप हमें कभी नहीं बता पाए, वो खुद ही नहीं जानते कौन आए। उन्होंने कहा कुछ आए थे और गाड़ी में आए थे, तो उन्होंने हमें पैसे दिए, कह रहे तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? 10 साल का है जी। लड़का है ना, लड़की नहीं चाहिए भाई हमके? कहीं लड़की नहीं, ऐसे जताया कि लड़की। देखिए हमारी भावना क्या है, हम मानते हैं कि लड़की, आप मुझे कह रहे हो कि लड़कियां नहीं चाहिए? नहीं चाहिए लड़कियां। ये तो पिक्चरों में दिखाया जाता हाँ। है। इज दैट ट्रू? अरे बिल्कुल, लड़की नहीं चाहिए, उसी से ही तो आदमी कन्विंस होगा। अगर वो जाके कहेंगे भाई तुम्हारी लड़की चाहिए, तो हम कितना भी गरीब हैं फिर भी हम कॉन्शियस हो जाएंगे, नहीं लड़की क्यों मांग रहे हो भाई, लड़की तो नहीं भेजेंगे। वो कहते हैं लगेज उठाने के लिए, सामान उठाने के लिए लड़का चाहिए। ठीक है, खुशी खुशी दे दिया गरीब आदमी ने, जिसके पास सुबह शाम तक कूड़ा बीन के 30 रुपये ला रहा था, अब उसने 8-10 दिन के दे दिए उनको 25,000 30,000 रुपये, उसने खुशी खुशी भेज दिया। और ऐसे 15-20 बच्चे वो उस हालात में वापस आए, उस हालात में कि वो चल नहीं रहे थे, वो रो रहे थे, रोना भी बंद हो गया था, जैसे दर्द की इंतहा हो जाए और आदमी फिर कुछ भी नहीं कह पाता। वो उन बच्चों की हालत थी। वो डर रहे थे हर किसी को देख के, जैसे हम लोग भी अगर उनके पास गए तो वो डर रहे थे कि अब नहीं, कहीं मत ले जाना। और जो फिर उन्होंने सच्चाई बताई है कि हम पूरी रात उनके कमरे में रहते थे, सामान तो हम उठाते ही थे, खाना भी अच्छा खाते थे, ऐसा नहीं हमें खाना नहीं मिला, हम सोते भी उस 5 स्टार रूम में ही थे जिसमें वो थे। लेकिन जो रात हमारे साथ बीतती थी उसका अंदाज़ा। और जब मैंने उनको देखा, मतलब खाली वो उनके साथ सेक्स ही नहीं कर रहे थे, वो सैडिस्ट थे जो मार भी रहे थे किसी भी चीज़ से जिससे बच्चा चीखे, और वो उनका आनंद था। वो उनका आनंद था। वो उनका आनंद था। मतलब मुझे, हालांकि अब ऊँट दौड़ बंद हो गई है उधर, लेकिन एक ज़माने की वो बात मुझे याद आई अर्ली एज में जब हमने काम शुरू किया कि ऊँट दौड़ के लिए यहाँ से बच्चे जा रहे थे अपहरण करके, छोटे बच्चे बहुत जगह से, बहुत देशों से गए, और उनको ऊँट पे बांध दिया जाता था। 2-2, 2.5 साल के बच्चे, 3 साल का बच्चा, ऊँट जैसे ही दौड़ेगा, ऊँट दौड़ होती थी वहाँ पे, और जैसे ही बच्चा दौड़ता तो उन शेखों को उसी में आनंद था। और जैसे वो ऊँट दौड़ने पे बच्चा चिल्लाता, चीखता, उसको बांध रखा है, और अंत में वो मर जाता था दौड़ते दौड़ते ऊँट के। वो उनका आनंद की चरम सीमा थी। और यहाँ ये चरम सीमा थी कि वो उन्हें सेक्स ही तब करना है जब वो बच्चा चीखे, चिल्लाए। तो उनके शरीरों पर निशान थे, उनके चेहरे पर निशान थे। मतलब एक बच्चे का ये दांत टूटा हुआ था। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतने साल बाद भी जब वो घटना याद आती, दुर्घटना याद आती है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने पल पल उस समय मतलब ये सोचा कि अगर मेरा बच्चा होता तो, पर हम नहीं सोच रहे हैं।
ये सोसाइटी नहीं सोच रही है कि जो वहाँ महिलाएं हैं, जो वहाँ बच्चे हैं, जो सेक्स टूरिज्म में फंसे हुए बच्चे हैं, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। सही बात है। नहीं सोच रहे हम सोचते हैं हमारा बच्चा लग्जरी में रहे। जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट, हमारी सो कॉल्ड पुलिस, सो कॉल्ड, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसकी मैं भुक्तभोगी हूँ कि इतने मुझ पे मुकदमे हुए हैं, मतलब इतनी अर्ली एज से, और बाद में जब मैंने कहा कि मुझ पे, हालांकि कोर्ट से खारिज होते रहे, लेकिन जब मैंने पूछा भाई क्यों मेरे पे, क्यों ये मुकदमा, तो अरे आपको कितनी बार समझाया है, अपना तो ख़त्म कराती हो, हमारा भी करा देती हो। यानी मतलब जो आपको हमको आता वो भी ख़त्म कराती हो, तुम तो खुद कुछ करती नहीं हो लेने के जो प्रयास, और हमें भी नहीं आने देती जो हमारा बंदा आता है। बट दिस इज़ रियली शॉकिंग। मतलब एक बच्चा 10-11 साल का, फॉरेनर्स या फिर जो HNI मेल, आप कह रहे हो मेल बच्चे को ही उठाते हैं। हाँ, मेल बच्चे। क्योंकि अभी तक जब भी हम सेक्स की ट्रेड की बात करते थे तो अ गर्ल यूज्ड टू कम इन द फ्रंट ऑफ द मेज, और अभी भी हम गर्ल्स को, कितना भी हम गरीब हों, भूखे मर रहे हों, लड़कियों को नहीं भेजेंगे, है ना। और भी बहुत सारे खतरे हैं। तो दिस इज एक छोटा सा बच्चा 10-11 साल का, वो बच्चे उस ट्रॉमा में हैं कि वो जीवन में शायद या तो यही करेंगे, या तो कुछ कर दूसरे बच्चों के साथ, या तो वो दूसरे बच्चों के साथ यही करेंगे जो उनके साथ हुआ। ये टिट फॉर टैट है, क्योंकि अंदर उनकी इतनी नफरत और वो भरा हुआ था कि जब उन्होंने बताया ना, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा था कि हम कैसे बता रहे हैं, वो कुछ भी छिपा नहीं पा रहे थे, ऐसे खोल खोल के मुझे दिखा रहे थे, क्या करोगी, क्या कर लोगी उनका, वो तो चले गए। वो सब समझदार थे, क्योंकि ये तो उम्र से पहले समझदार बच्चे हो जाते हैं। तो मैं लोगों से ये सोचती हूँ कि जहाँ दिल्ली में तो हर वक्त आवागमन है बाहर के लोगों का, तो जो बच्चे चौराहों पे, इतने सारे बच्चे हैं जो हर वक्त भीख मांग रहे हैं, जो लड़कियां हैं, ये बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं आपके ट्रकों के पीछे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख लिख के सिर में दर्द कर दिया है। कहाँ बच रही हैं बेटी? वो जो चौराहे भीख मांग रही है वो बच रही हैं? वो दिन भर जो एक आपकी गाड़ी साफ़ करने के नाम पे आपसे पैसा मांग रही है और रात को उसी फुटपाथ पे सो रही है। घर में आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, होटल में आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, तो वो लड़की सुरक्षित है? नहीं, हम दे रहे हैं ध्यान, हम भी नहीं दे रहे हैं। कुछ लड़कियां इस ट्रेड में जानबूझकर आती हैं फॉर मनी। हाँ, अगर हम 10-11 साल के एज ब्रैकेट से ऊपर आएँ तो नॉर्मली कहा जाता है छोटे शहरों से, या फिर यहीं की जो दिल्ली की लड़कियां हैं वो फॉर मनी, फॉर मोर मनी, फॉर लग्जरी लिविंग। देखो, इसको ऐसे समझना होगा हमें। एक उम्र होती है, पहले क्या कहते थे, बालिग होने की क्यों रखी गई? इसलिए रखी गई ना कि जो शारीरिक ज़रूरतें हैं वो एक उम्र के बाद शुरू होती है और बच्चे को समझ आता है। इसीलिए पुराने लोग, अब हमें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई आप तो पुराने ज़माने की हैं तो इसलिए ये बात करती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। उस पुराने ज़माने में भी मैं उस ज़माने में लॉ किए हुए हूँ, है ना। तो एक बच्चा जब 18 साल का वो हो रहा है तो उसकी कुछ ज़रूरतें, स्वाभाविक है कि माँ बाप ये सोचते थे जितना जल्दी लड़की की शादी हो जाए, इसलिए टाल नहीं रहे हैं अच्छे से कि अपने घर बस जाए। एक तो वो जल्दी सेटल होती थी दूसरे घर में जाके, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब एक्सेप्ट करके और अपना घर समझ के रहती थी, आती भी नहीं थी कि क्या करना, मेरा घर खराब हो रहा है। लेकिन आज नहीं, आज आप 30 और 35 साल जा रहे हैं, मगर आपको लिव इन रिलेशनशिप की आपको मान्यता दे रखी है, आपको खुले में सेक्स करने की मान्यता दे रखी है। आप कुछ भी करें आपको पुलिस नहीं सुनेगी। अगर मान लो मैं किसी को, अभी हम स्पा सेंटर्स में से पकड़े हमने कुछ लड़के लड़कियाँ, हमने कहा ये सब हो रहा है और आप कुछ नहीं कर, बोले सब बालिग हैं, अपनी मर्जी से। लड़कियों ने कहा हम तो अपनी मर्जी से, लड़कों ने कहा हम अपनी मर्जी से, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। तो ये ऐसा ट्रेड बन गया। फिर उन बच्चों को उनकी जो शारीरिक ज़रूरतें में तो पेड सर्विस होगी ना, ये भी पेड है। आप क्या कह रहे हैं, सब पेड है। आपने कभी देखा है, अभी गुड़गांव देखिए आप, कभी हाईवे पे देखिए जहाँ रेड लाइट हो, ध्यान देना आप इस बात पे। बिल्कुल, मैं स्पेशली गुड़गांव, लोगों का एतराज़ है, मैं उन शहरों का अगर नाम लेती हूँ तो लोग मुझ पर मुकदमा करने की धमकी देते हैं। गुड़गांव के किसी भी रेड लाइट एरिया पे आप खड़े होइएगा, जो बहुत नज़दीक से फुटपाथ जिसके गुजरता हो, वहाँ पोल लगा होगा, पोल पे एक लड़की आपको खड़ी दिखेगी जो एक पैर अपना पोल पे रखेगी और एक से मोबाइल देखेगी। एक समय तो वो था कि जब मोबाइल नहीं थे तब भी लड़कियाँ खड़ी थी, और वो उस तरह से थी कि ऐसे लग रहा है किसी की इंतज़ार कर रही हैं। ये हाथ और ये एक पैर ऊपर, और बिल्कुल रेड लाइट पे इस्तेमाल किया गया उस शब्द को। यहाँ भी रेड लाइट पे जो लड़की अगर पोल पे खड़ी है तो समझ लीजिए कि वो आपकी कॉल पे आएगी। मैं उस शब्द को नहीं कहूँगी जो उनको कहते हैं, लेकिन वो आएगी आपकी कॉल पे। फिर कोई गाड़ी रुकती, गाड़ी रुकेगी, वो उनके कुछ अपने इशारे होते हैं, वो जाएगी। सौदा हो गया तो ठीक है, सौदा दो तरह का होता है। एक ये कि अगर लड़की के पास अपनी जगह है तो कुछ कम पैसे लेगी, और अगर जेंट्स के पास अपना जगह है
तो फिर वो कम पैसे देगा। तो वो है वो स्वेच्छा। आपके सोच रहे पेड नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब पेड है। चाहे वो मसाज पार्लर में जा रही हों, अभी एक बहुत बहुत पवित्र स्थान में लड़कियां एक होटल में पकड़ी गई और वो सब ड्रेस में थी होटल की, उनको 30,000 रुपये महीना की सैलरी पर रखा हुआ था और जब रेड हुई तो हर कोई कस्टमर के कमरे में थी। तो पेड नहीं है वो, जो पैसे के बदले एक वो जो 200-250 रुपये ले रही है, मजबूरी में वहाँ बंद है, जिससे मारपीट हो रही है, जिसको ऑक्सीटॉक्सिन दिया जा रहा है, जिसको तरह तरह के नशे दिए जा रहे हैं, वो 250-300 रुपये में 15-15, 20-20 कस्टमर झेल रही है। उनको आप बुरी औरतें कह रहे हैं, उन्हें आप सेक्स वर्कर कह रहे हैं। वो कौन है जो इन होटल्स में जा रही हैं, जिनको ये कॉलेज की लड़कियां हैं? Why are they doing it? कॉलेज की लड़कियां क्यों कर रही हैं? जब आप 1.5 लाख 2 लाख के आप फ़ोन लेंगे, मैं तो छोटा सा 10-20 हज़ार रुपये का भी मेरा फ़ोन चल रहा है, मुझे तो नहीं ज़रूरत, इसी में ये सुनाई देगा मुझे, इसी में व्हाट्सएप होगा, इसी में सारी चीज़ें होंगी। फिर काहे को ये स्कूल गोइंग लड़कियों को, कॉलेज गोइंग लड़कियों को इतने भारी, लड़कों को भी इतने जो हाई फाई फ़ोन्स चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड शूज़ चाहिए और जो पर्स चाहिए, वो हर चीज़ उनको लग्जरी चाहिए, चाहे उसमें कैसा ही परफ्यूम हो, गंदी बास आ रही हो, लेकिन वो ब्रांडेड है। तो ये है, वो सब जुटाने के लिए माँ बाप के पास तो नहीं है। और जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? कि एक काउंसलिंग शब्द है, सुना होगा आपने भी, कि कॉलेज में जब लड़की पहुंची या लड़के पहुंचे, चाहे वो किसी भी बीटेक में ले रहे हों, बीबीए में, बीसीए में, तो काउंसलिंग होगी पहले। अब काउंसलिंग में क्या होता है कि आपसे कॉलेज भरवाएं, कहाँ जाएंगे आप? स्वाभाविक है, बच्चों की पहले से तय हो जाती है, हम तो जाएंगे बेंगलोर, हम जाएंगे पंजाब, हम जाएंगे वहाँ, कुछ जगह जगह नाम ले दिए, और वहाँ के बच्चे आएंगे मेरे शहर में, आपके शहर में। ये कौन सा ट्रेंड है नया? तो वहाँ जाएंगे माँ बाप तो उतना ही देंगे खर्चा जितनी उनकी जेब अलाउ करेगी। उससे आगे के जो दूसरों को देख के, फिर आप अपने शहर को भी देखिए ना। मैं तो खुल के कहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझ पर कितने मुकदमे आप और लगाएंगे, लगाओ। आपको सिगरेट चाहिए, आपको शराब चाहिए, हर चीज़ चाहिए, और सड़क पर खड़े होकर पीना है आपको, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? माँ बाप उसके लिए थोड़ी देंगे, वो तो पढ़ाई के लिए दे रहे हैं ना, कि अच्छा पढ़े आप और आपको ये पैसा मिले। मैं हर बच्चे की नहीं कह रही, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से निकलते हैं, ज़िंदगी अपनी अच्छे से गुजारते हैं। कोई ऐसी स्टोरी जो आपने सोची भी ना हो और लड़की इज कमिंग फ्रॉम अ गुड पवित्र स्थान वाली फैमिली या एजुकेटेड फैमिली, जो आपने देखा और बोला ये भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ जाएगी जब मैं कहूँगी ये बात। लड़की वो 12th किया, उसमें बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी, अच्छी बहुत होशियार बच्ची थी, और मैं अगर कहूँ कि सुंदर थी तो नहीं, साधारण सी एक लड़की, जिससे हम शायद ये, क्योंकि जो शायद फिट नहीं बैठ रही थी लड़कों के खांचे में, इस हद तक लड़की थी वो। हमें भी कोई ऐसी शंका नहीं थी और बहुत हमारे परिचितों में थी। उसके एडमिशन की सब बात आई कि भाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा दूर से हटके, ज़्यादा दूर नहीं, और 150 किलोमीटर पर उसका एडमिशन हो गया। लेकिन अचानक से मैं 1-1.5 साल बाद उस लड़की में पड़ी, वो चूँकि हमको उसका लोकल गार्जियन बनना पड़ा, तो कभी कभी फ़ोन पे हम एडमिनिस्ट्रेशन से कह के बात कर लेते थे, कभी कभी मिल भी लेते थे। लेकिन मुझे लगा कि परिवार वो चाहती नहीं कि मैं आऊँ, मुझे ऐसा लगने लगा था। फिर मैंने बात वहाँ की, तो उन्होंने, छोटा शहर हमारा, सब एक दूसरे को पहचानते, तो वहाँ से मुझे कहा गया कि देखिए इसके पेरेंट्स को बुलवाइए, हम इसको नहीं रख पाएंगे और बहुत बच्चों का माहौल ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा कैसे, यहाँ कैसे ख़राब, इतने छोटे शहर में? उनका जी पेरेंट्स को बुला लो, उनके सामने बात करेंगे। मैंने कहा मैं इसकी लोकल गार्जियन को नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। बुलाया गया पेरेंट्स को, पेरेंट्स का शर्म सर से झुक गया, शर्म से। लड़की प्रेग्नेंट थी उस समय, और मात्र 18 साल की हुई थी, 18 साल की। और जो लड़का था उसने मना कर दिया कि मैं क्यों, अरे तेरा तो उसके साथ भी था, तेरा उसके साथ भी था, तू तो उसके साथ वहाँ नहीं गई थी उस दिन, और तू उस दिन उससे कह रही थी मुझे कि उस लड़के को भी बुला लेना आज। तो मैंने कहा मतलब मर्जी से जा रही थी? उस लड़के ने कहा अरे मर्जी से क्यों, पैसा ले रही है हमसे, और फिर ये इसके घर वाले इतने बोल रहे हैं, ये कौन सा इसको खर्चा देते हैं? वो लड़का बोलता है ये कौन सा इसको ढंग से खर्चा देते हैं, और ये जो इतने इतने बढ़िया कपड़े पहनती है, इतने परफ्यूम लगाती है, और अब इसने बाल शाल सब कटा लिए, ये इसके घर वालों को नहीं दिख रहा? हमारे सबके पैसे से तो कर रही है ये सब। माँ बाप से बोला नहीं जा रहा था। बहुत मिडिल क्लास के फैमिली के लोग थे जो बहुत मुश्किल पढ़ा रहे थे, और एक बेटी थी, बेटा भी नहीं था, कुछ और भी नहीं था। जिंदगी की कड़वी सच्चाई, ये इतनी बड़ी कड़वी सच्चाई है कि उन माँ बाप से सोचो उन पर क्या बीता। और लड़की ने क्या कहा कि नहीं मैं अपना वो पूरा करूँगी कोर्स, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, बीटेक कर रही थी। इसको मजबूरी नहीं, कहाँ मजबूरी है? नहीं, मजबूरी टू लिव इन दी अर्बन सोसाइटी, मजबूरी टू कोप अप विद दी
people who have money or you, with your friends. हाँ काफ़ी हद तक। एक है लेकिन खातिर। एक ये है, एक दूसरा पार्ट भी आता है हाँ, मैम, हाँ। who do out of pure pleasure, जो मैंने सुना है या मूवीज में देखा है, जिनको हम HNI बिल्कुल। लेडीज कहते हैं। बिल्कुल। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। कोई ऐसी कहानी ये भी? एक नहीं कितनी, एक नहीं कितनी जिन औरतों को मैं, जिस पे लोगों को एतराज़ है मेरे कहने पे, जिन औरतों को मैंने ये कहने के लिए कहा कि जब मैं तुमको देखती हूँ ना तो मुझे खुद पे शर्म आती है। बड़ा हंस के उन्होंने कहा, अरे क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों लगता है आपको? पर ये रिस्पेक्टेबल नेम्स होते हैं बहुत बहुत, जिनको कह नहीं सकती मैं, जिनको खुल के नहीं कह सकती। मैं आपसे क्या बताऊं कि 70 साल तक की भी मैं उम्र की बात कर रही हूँ। 70 years बिल्कुल एंड रिस्पेक्टेबल नेम्स। बिल्कुल। बोले क्या, क्यों, हमको खुशियों का हक नहीं है अगर हमारी उम्र हो गई तो? उन्होंने वो गले में ना ऐसे करके एक चोकर पहनती थी। मैंने उनसे कहा कि मैं दीदी बुलाती थी, मैं दीदी आपको चोट लग जाएगी, आप ये क्यों पहनती हो? बोले अरे देखो ये मेरी यहाँ से ये स्किन लटक रही है, तो ये दिखेगी तो कोई लड़का आएगा भी नहीं। लड़का सुन के मुझे ऐसा हुआ, मैंने सोचा ये उनको कहेगी अपने हस्बैंड को। मैंने कहा ये क्या बात? इनको तुमको नहीं पता है? ये पहली बार शॉकिंग बात मुझे उस महिला ने कहा। और उसने कहा कि देखो मेरे पति तो मेरे पे ध्यान देते नहीं, वो तो सोचते हैं मैं सुंदर ही नहीं हूँ। अरे बताओ कहाँ से? और इस कदर मेकअप करती थी वो, अजीब सा भद्दा सा मेकअप। और मैंने कहा फिर, अरे लड़कों की कमी है क्या? मैंने कहा लड़के आते हैं आपके पास? हाँ बोली आते, पैसा देती हूँ अच्छा खासा, एक रात के 50-50 हज़ार रुपये देती हूँ, लेकिन रहेगा मेरे पास पूरी रात। 50,000 मेरे पास रहेगा पूरी रात, मुझे एहसास कराएगा कि तुम खूबसूरत हो। मुझे भी ये लगा आपकी तरह कि ये झूठ बोल रही है, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर रही है कि आज भी लड़के मेरे पास आ रहे हैं। मुझे लगा, लेकिन जब उसने कुछ और नाम गिनाने शुरू करे मुझे, जैसे कि ये भी है, देखो तुम्हारी फ्रेंड, ये हमारे क्लब की, ये हमारे उसकी, ये उसकी, कुछ इस तरह के जब नाम लेने शुरू किए तो मुझे लगा कि मैं तो मर ही जाऊँ। मैं कभी वहाँ शर्मिंदा नहीं हुई। मुझे लगा कि वो, मैंने हमेशा उन्हें सीने से लगाया। जब भी कभी कुछ हुआ मैंने सबको सीने, चाहे वो मालकिनी क्यों ना हुई, वो लाख उन्होंने बदजाती की उन लड़कियों से, फिर भी मैंने हमेशा उनसे बहना पर रखा। लेकिन उस औरत को सोच के मुझे घिन आ रही थी अंदर से, जिनके नाम लिए उनसे अंदर से घिन आ रही थी। और सच्चाई ये थी कि जो वो लड़के आ रहे थे वो सब कॉलेज गोइंग लड़के थे, जिनको पैसा चाहिए था, पार्टीज, शराब। आप कह रहे हो कि लड़के भी इस ट्रेड में फुल फ्लेजेड है? फुल फ्लेज्ड है, बिल्कुल। सिमिलरली व्हाट क्यों चल रहा है विश्व का सबसे ज़्यादा धन देने वाला पेशा क्यों है, जिसमें कुछ नहीं लगता? किसी लड़की की ज़िंदगी दाव पे, किसी लड़के की ज़िंदगी दाव पे। ये दाव पे होना है, उनको समझ नहीं आ रहा। आज उन्हें तब पता चलेगा जब वो पर ये तो खत्म हो प्योर जाता है। प्लेजर और प्योर मनी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल प्योर मनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर है, ये भगवान ने एक मशीन है जिसको कुछ हकीकतों के साथ और कुछ हिदायतों के साथ बनाया है। उन हिदायतों का अगर हम पालन नहीं करेंगे, देखिए क्यों बनाए हमारे यहाँ कि ये हमारा बचपन का समय, ये हमारे विवाह का समय, ये हमारे वानप्रस्थ का समय, ये हमारे संन्यास का समय, केवल इसलिए बनाया कि इस मशीन को आराम चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं? कौन सी चीज़? वानप्रस्थ आश्रम इसलिए होता था कि अब बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादियों पर लगेंगे। अब पति पत्नी को भी एक मोरल ड्यूटी मानते हुए ज़िंदगी को निर्वहन करना चाहिए। वो तो आपका नज़रिया हाँ, है, मेरा है। और जो पुराने हिसाब से चलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट कमिंग बैक टू लड़कों की लाइफ, जिनको हम जिगलोस कहते हैं, हाँ, ये भी फुल फ्लेजेडली ओपनली अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, एक सिस्टम है। मैंने उनसे ही पूछा तुम्हें कैसे तुम बुलाती? अरे सब ठीक है, ये मत पूछो, सोर्सेज हैं, मतलब ओपनली अवेलेबल है। मैं बुला दूंगी। और ये अच्छी डिसेंट फैमिली से, डिसेंट फैमिली जिनको हम नाम भी नहीं लेते, जिनको हम कह ही नहीं सकते कि ये है, कह ही नहीं सकते हैं, तो क्या है? देखिए मैं एक बात कह रही हूँ चरण जी, कि ये मैं आखिरी पीढ़ी होंगी जो अपने संस्कारों को लेकर जी रही हूँ। मेरे जैसे और भी लोग हैं, भरी पड़ी है दुनिया, और आपकी आखिरी पीढ़ी होगी जो इन संस्कारों को ख़त्म होते हुए देखेगी, बिल्कुल ख़त्म होते हुए। और आप शर्मिंदा होंगे कि हम इस पीढ़ी में क्यों पैदा हुए। yesterday I was just scrolling a web series, रंगीन करके कुछ आई है, कबीर खान प्रोडक्शन। हाँ, कुछ ऐसी स्टोरी उसमें भी है कि भाई द मैन बिकम्स गिगलो बिकॉज हिज वाइफ वाज हैविंग रिवेंज के लिए। हाँ, कि तू ऐसा कर रही तो मैं भी ये करूँगा, क्योंकि वो अपने अंदर कमी नहीं ढूंढ पा रहा। तो ये जो सेगमेंट है जिसमें सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसे कहते हैं, जिसमें एवरी हस्बैंड एंड वाइफ इज बिजी मेकिंग मनी, आप उसमें आपने क्या स्टोरीज देखी हैं? देखिए मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि आप मिल ही नहीं रहे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक कड़वा सच ये है
कि पत्नी अलग अपने ऑफिस जा रही, पता ही नहीं कब चली गई, पति भी सो रहा कि अरे मैंने तुम्हारा कर दिया, ये कर लेना, वो काम वाली कर जाएगी। बच्चा अलग कमरे में, छोटा सा मासूम बच्चा, उसे पता ही नहीं माँ की गोद क्या, पिता का सीना क्या है, नहीं पता। फिर पिताजी उठे, वो भी जल्दी उठे, अरे मैंने नाश्ता लिया और चले गए अपने, बच्चे का पता ही नहीं। अगर आपको याद हो, कुछ पीछे चले जाइए कि नोएडा में आरुषि कांड हुआ, ये अलार्मिंग था। अगर आप जैसी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी चेत जाती तो शायद अभी कुछ परिवर्तन होता। वो अलार्मिंग था कि आप, मुझे नहीं समझ आता कैसे, भाई ठीक है मैं पुराने समय की हूँ, मुझे तो बच्चे को सीने से लगाए बिना नींद नहीं आ सकती थी। आपका बच्चा, एक जो ग्रोन अप बेटी है, वो अलग कमरे में है, और उस समय तक इतना ज़्यादा सब डेवलप नहीं था कि इस कमरे में भी अलग टीवी लगाओ, इसमें अलग, लेकिन वो एक कंप्यूटर पे आप क्या देख रहे हैं, वो क्या देख रही है, वो देख रही जो आप देख रहे हैं। और चूंकि 16 साल की उम्र है और एक बच्चा थोड़ा थोड़ा उन सब चीज़ों से परिचित हो रहा है, ऐसे में उसको कोई भी मिला, उसका उसके साथ रिलेशन हुआ। उसको कैसे मैनिपुलेट किया गया, क्या क्या हुआ, वो अलग बात है। लेकिन तात्कालिक जो पुलिस अधिकारी थे, उनसे मेरी जितनी बातचीत हुई, मेरे अच्छे रिलेशन थे पारिवारिक उनसे, जो रिटायर्ड थे, वो सब उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, उसके साथ उसका संबंध था और उन्होंने देखा। और वो जो उसको मेडिकल डेथ दी गई, वो केवल एक डॉक्टर दे सकता था, ट्रेंड। जिस तरह से हल्का सा उसको चोट का निशान लगा और वो मर गई। नहीं तो कमिंग बैक टू कॉर्पोरेट लाइफ, तो ये हस्बैंड वाइफ बिल्कुल दोनों डॉक्टर थे, समय ही नहीं था उनके पास। लेकिन जो भी वो अपने कमरों में कर रहे थे, वो बच्ची भी देख रही थी वहाँ अपने कमरे में, और जो उसकी डिज़ायर्स थी वो जो पकड़ रही थी। अब ऐसे में जो मिला, जिसने उसको भुनाया, वो हो गया सब। तो नहीं चेते, और वही आज हो रहा है कि एक छोटा सा बच्चा, वो आया के भरोसे है, ये आपका सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसको नशा दे रही है, मार रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी के सामने सब कुछ कर रही है। आप नहीं देख रहे, बच्चा कुछ नहीं कर सकता। कहेगा तो उसको धमकाया जा रहा है, मत कहो, ये मत बता देना किसी को भी। एक स्टोरी मैंने भी सुनी थी जिसमें एक देयर वाज हैप्पीली मैरिड कपल एंड द गर्ल यूज्ड टू कॉल समवन एट होम व्हेन द हस्बैंड वाज अवे। इज दिस बिकमिंग वेरी कॉमन? देखिए, वो बुलाती है क्योंकि पति के पास भी उसकी फिर वही नैसर्गिक ज़रूरतों की बात है, फिर वो नेचुरल जो उसकी अपनी। सो व्हाट इज द एडवाइस? आप लोगों को सलाह क्या देना चाहते हो? मतलब ये तो मैं तो एक बात कहती हूँ, देखो मैं तो पुरानी 80% अगर ये हाँ, ऐसा हो रहा है तो लोगों को आपसे सलाह की जरूरत है। देखो मेरे लिए शॉकिंग है, मैं एक तुमसे ऐसी घटना का जिक्र करती हूँ अभी कि एक बच्ची, जिसको बच्ची मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की उम्र की है, मतलब क्या एज हुई इसकी? 40 साल की एक, हाँ होती महिला होती है। हाँ। कुछ कारण ऐसे हैं कि उसका हस्बैंड काफ़ी समय से दूर है उससे, लेकिन 3 बच्चे हैं, अच्छे से रख रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इधर उधर रखने में कोई कसर। और ये मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मुझे सब ये कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हो इसको, ठीक नहीं है। अच्छे भले लोग भी कहते थे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ज़बान जोर है, बदतमीज़ है, लेकिन ठीक है। फिर लेकिन उसका जो शॉकिंग पहलू मेरे सामने आया ना, कि मैं बता नहीं सकती कितने उसके बॉयफ्रेंड, और बॉयफ्रेंड में क्यों कह रही हूँ उनको, बॉय क्यों कह रही हूँ, मैं तो ओल्ड फ्रेंड भी कह रही हूँ। शी वाज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स, पेड अनपेड। पेड ही होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि घर का खर्चा तो चल नहीं रहा किसी भी चीज़ से। तो 3 बच्चे पढ़ा भी नहीं है, बढ़िया लग्जरी लाइफ भी जी रही हैं। आपकी बात से मुझे एक चीज़ समझ आई कि हम बात करते हैं रेड लाइट एरियाज़ के, पर एक समाज जिसमें हम जी रहे हैं उसमें ही ये बहुत कुछ हो रहा है और 80% हो रहा है। बट जो इसका मतलब, आपको नहीं लगता कि कुछ लीगल भी कर देना चाहिए हमारे देश में? क्योंकि इतना कुछ तो हो ही रहा है, इसको हम रोक तो सकते नहीं। रोक सकते हैं, हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही कह रहे हैं ना, दिन रात चिल्ला रहे हैं। अरे बेटों को भी कुछ संस्कार दे दो, नहीं दे रहे हम। पर बेटियां भी तो वो संस्कार नहीं लेकर जा रही। बेटियां कैसे लेंगी, कैसे लेंगी बताइए? तो बेटियां तो आगे हैं आज की। आपके संस्कार नहीं है तो बेटियां कैसे लेंगी? अगर मैं संस्कारित नहीं होंगी, मेरे बच्चे मुझे कैसे फॉलो करेंगे? नहीं, पर संस्कारित के अलावा यहाँ पर बात है अपने लोगों से कंपटीशन करने की, या समाज में उस हिसाब से ब्रांडेड चलने की। क्यों? वही तो मेरा सवाल आपसे उल्टा है कि आप मुझसे पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों? क्या शाम को देखिए भूखा नहीं सुलाता प्रभु किसी को भी। वो आपकी सोच। अरे तो उनकी भी तो, तुम भूखा थोड़ी सो, अगर वो तुम्हें दिन भर में 1 लाख रुपया नहीं मिला तो क्या भूखे सो जाओगे? अरे इज्जत से आप कमा रहे हैं, मैं कमा रही हूँ, ये कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं ना, कमाइए। लेकिन क्या ये आप अपनी जिस्म का, फिर आप में और उनमें वहाँ बैठे हुए में क्या अंतर है? मैं एक कड़वा सवाल पूछती हूँ, क्या अंतर है? उनको क्यों बुरी औरतें फिर वो?
मैं उन्हीं बुरी औरतों, जिनको हम बुरी औरतें कहते हैं, उनकी क्या सच्चाई है, उनका डरावना सच क्या है, वो कैसे आती हैं स्ट्रेट में? एक पुराना आपने गाना सुना हो, जिंदा हूँ इस तरह की गमे ज़िंदगी नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है उनकी, जी रही हैं वो क्या इसमें, जैसे कहते हैं इस सर्कल में, जो विशियस सर्कल कहते हैं, उसमें आ जाती हैं? हाँ, उनको काम के नाम पे बहुत गरीबी किसी ने बुना दी कि अच्छा काम दिल्ली में दिलवाएंगे, दिल्ली फोकस है, दिल्ली में दिलवाएंगे, घरेलू कामकाज का बहुत पैसा मिलता है, घर में ही रहना, वहीं खाना बनाना, कौन जाने कहाँ है। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि फिर वो सोचती है मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए, जब मैं इसमें फंस गई तो उनको पैसे भेजती है, वो भी नहीं पूछते फिर कहाँ है लड़की। धीरे धीरे वो ट्रैफिकर भी बनती है, वो भी फिर अपने जैसी और को लाने लगती है, अरे मैं लगवा दूंगी इसका काम, तो क्योंकि वो टिट फॉर टैट करेगी, जो समाज ने उसको दिया वो उनको देगी। कुछ ऐसी हैं कि जिनको प्यार करके लाए, चलो शादी करेंगे, और शादी के बजाय यहाँ बेच दिया, वो क्या देंगी बदले में? वो ये देंगी ना कि वो जितना रिवेंज ले सकती हैं इस समाज से वो सब लेंगी। ऐसी मेरे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि जिनको सोच के भी मैं कांप जाती हूँ कि बहुत, मतलब वो सब करती हैं जो उनके साथ हुआ फिर आने वाले के साथ, और ये रेगुलर चल रहा है। क्योंकि एक समय था कि ये मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे और नाचने गाने का पेशा था, तो कुछ लोग राजस्थान से प्रजातियाँ आती थी कि वो नाचती हैं गाती हैं, यही उनका काम है। उनको शादी ब्याहों में बुलाया जाता था, ईस्टर्न यूपी के में तो सब जगह बुलाया जाता था, वेस्टर्न में तो ये चलन नहीं था। लेकिन कैसे मैं उसकी अकेली ऐसी प्रत्यक्षदर्शी और दुर्भाग्यहीना हूँ कि जिसने मैंने अपने सामने बदलते देखा वो पूरी तरह सेक्स रैकेट में पूरा, जहाँ कभी नाच गाना होता था। कौन कहता है कि जाति नहीं होती? मैं तो लोगों से सवाल पूछती हूँ, उनकी जातियों का अंदाज़ा भी है आपको? जो नाचने में दिखता है वो तो खूबसूरती दिखती है, इससे पीछे जबरदस्ती। अब कौन देखने जाता है नाचना? OTT तो सब कुछ दिखा रहा है, नाचना कौन देख रहा है? गाना कौन सुन रहा है? गाने की तो बहुत सारी विधाएं चल रही हैं, आप घर में बैठे सुन सकते हैं, टीवी पे सुन सकते हैं, रेडियो पे सुन सकते हैं, FM पे सुन सकते हैं। अब उनका सुनने कौन जा रहा है? ठुमरी दादरे का किसको शौक रह गया? किसको मुजरा देखना है? मुजरे से घटिया तो वहाँ देख लेंगे, मुजरे में पूरा शरीर ढका था, अश्लील इशारे नहीं थे, वो भी एक ज़िंदगी की सच्चाई कहते हुए मुजरे थे बहुत सारे। तो उन्हें अगर आप उसे देखें, अगर आपने सॉरी मुझे नहीं पता बिटिया ने भी देखा है नहीं, लेकिन आपने अगर अभी गंगूबाई देखी हो, बिल्कुल काफ़ी हद तक सच्चाई के नज़दीक है कि वो उनका चाल ढाल, वो उनका साड़ी पहनने का तरीका, मैं हैरान हुई उसको देख के कि कैसे, मुझे लगा कि जैसे, मैं नाम नहीं ले रही, जैसे वो मेरे सामने चल के आ रही है या वो ने मेरे सामने एकदम चल के आ रही है। वो इतना पल्लू रखना, जैसे हमको आदत होती है कि लंबा पल्लू रखेंगे, वो इतना पल्लू रख के चलना और थोड़ा सा झूल के ऐसे चलना, वो सब उसको दिखाया उन्होंने जिस तरह से। और एक वो चबूतरा जो उनकी ज़िंदगी है, जिसपे बैठे, अगर हाँ जिस पे बैठे देखा होगा आपने कि वो नहा रही है और वो उसका सो कॉल्ड वो प्रेमी आता है, पर्दा खींच के वो कहती है कि आ जाओ। वो चबूतरा ही उनकी ज़िंदगी का सबसे शाह सच है कि उसी चबूतरे पे बैठ के वो खाना खाएंगी, वहाँ नहाने की कोई जगह नहीं है, वो वहीं खुले में ऐसे ही नहाएंगी, पर्दा डाला, कपड़ा डाला, नहा लिए, वहीं वो बैठ के उसी पे एक स्टूल रखा खाना खाएंगी, वहीं वो कस्टमर आएगा यूज़ कंडोम्स फेंकेगा, वहीं वो गुटके थूकेगा, वहीं वो गंदगी थूकेगा, वो सब काम, बाथरूम भी कर सकता है वहीं, और वो वहीं बैठ के खाना खाती है। वो उसके लिए अकेले, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो लग्जरी के लिए, वो पैसे के लिए, और कौन 250, 300, 400, बस ये बहुत ज़्यादा कह रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। मेरे पास अभी किसी ने वीडियो बना के भेजी आपकी इन सब पॉडकास्ट के बाद कि आप देखो ये है एक सच, कि जिन्हें कहते हैं ना कि बहुत पैसा कमा रही हैं, वो उम्र दराज औरतें हैं, नई लड़कियां भी हैं, अधनंगे कपड़े पहन रही हैं और रिक्शे वालों को खींच के ला रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, रिक्शे में बैठ जा रही हैं, वो ई रिक्शा में कि आ जाओ हमारे साथ। हो सकता है उनको दिन भर कस्टमर ना मिला हो सकता है रात को, सुबह को उनको देना भी है, मालकिन को भी देना है, रोटी भी खानी है, पुलिस को भी देना है, और भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी देना है, उनके सामने एक लंबी लाइन है। तो ये अंतर है कि वो जो बच्चियां कमा रही हैं स्वेच्छा से, वो अकेले अपने स्वांत सुखा है अपनी लग्जरी के लिए, और वो दूसरों को देने के लिए उनके पास क्या है कि वो किसी तरह 200 रुपये जुटा लें कि वो अपने बच्चे को मिल जाए मुलाकात के लिए, किसी तरह से वो रोटी का सुबह और शाम का। और मेकअप जैसी कोई चीज़ वहाँ होती नहीं है। मेकअप होता है एक सस्ता सा पाउडर, एक वैसलीन जैसी कोई चीज़ जिसमें कोई भी कलर मिला लो, वो यहाँ लग गया, वही आंखों पे लग गया, मस्करा हो गया, और काजल बसी हुई, ये उनका मेकअप है। सस्ती सी ज्वेलरी 10-20 रुपए वाली वो पहन ली, वो उनका है। उनके पास कहाँ लग्जरी है?
कहाँ वो अपनी मर्जी से, और जब कितने सपने देख के वो उस लड़के के साथ आती होंगी जो उसे प्यार में फंसा के लाया, पर अच्छी ज़िंदगी देगा। अब इसमें कौन गलत कौन सच और क्या सही क्या नहीं, नहीं, वो तो उससे वो निकल नहीं पाती। सवाल नहीं उठता। और मैं उसका अगर 31 साल में मात्र 560 लड़कियां निकाल सकती हूँ, मात्र, बहुत छोटी सी यही है सिर्फ। और ऐसा क्यों? आप पुलिस हिरासत में से मुझे एक बंदा छुड़ा के दिखा दीजिए, मैं सारी औरतें छुड़ा दूंगी। मेरे को समझ नहीं आई बात। तो वो हिरासत में हैं, वो कहाँ आएंगी? हिरासत मतलब डिटेंशन में हैं, कैसे आएंगी? आप बताइए। आप अपने घर पे कहीं मत जाइए, मैं आपके घर की बात नहीं कहती, किसी के भी घर में आपने देखा हो कि एक छोटा बच्चा काम पे रख रखा है, क्या उसको मर्जी है कि आपसे बोल ले? क्या उसको कभी हंसते हुए आपने देखा? आपने उसको बाहर जाते हुए देखा है कभी? अगर किसी घर में जाके देखो, एक फुल टाइमर नौकर जो रखा हुआ हो, लड़की हो या लड़का हो, वो किस बदहाली में जीता है, उसको आप कभी जाके देखो, तब उनकी बदहाली की बात करो। कैसे जाएंगी वो? उन्होंने तो ख़रीदा है, पहले तो वो पैसा पूरा करना है उनको जितने में ख़रीदा है। ये उल्टा है कि एक बंदा ख़रीदा गया और उसे अपने ही पैसे को वापस भी देना मैं ब्याज। जितने में मैं ख़रीदी गई हूँ, मालकिन ने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया तो पहले मैं मालकिन का उतारूँगी। जैसे मैं खुद से आई हूँ यहाँ पे कि मुझे रख लो और मेरे किसी को इतना पैसा दे दो मेरे लिए, वो पैसा उतारना है उसको। और जब वो पैसा पूरा हो जाएगा तब भी वो उतनी स्वतंत्र है कि अब वो किसी लायक नहीं जाए। वो 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं उस पैसे को उतारने में, फिर वो इतनी स्वतंत्र है कि कहीं भी चली जाए। अब कहाँ जाएगी? कौन सा रास्ता है? एक्सेप्टेंस है समाज में? कोई रखेगा? अगर मैं किसी से, अगर मैं ये कहूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं अगर ये बता दूँ ना कि ये बच्चा वहाँ से है, एडमिशन कराते वक्त शायद बच्चों का एडमिशन ना हो, शायद नहीं हुआ ही नहीं जब तक ये कहा। कोई नहीं लेता कि जी नहीं, पेरेंट्स आके एतराज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा मुझसे कि बहन जी अगर पता लग गया कि ये उनका बच्चा है तो देखो जी अपने बच्चे निकाल लेंगे, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। आप नहीं आओगी, एक तो मैं नहीं आऊँगी बिल्कुल भी, मेरा भी कोई भी वॉलंटियर कराएगा जाके, मैं जाऊँगी तो पहचान हो जाएगी, अच्छा किसी बच्चे का कराना है। तो जब समाज में एक्सेप्टेंस किसकी, और वो उनकी एक्सेप्टेंस है, वो भले घर की औरतें हैं, भले घर की बेटियाँ हैं, भले घर के बेटे हैं, वो शान से रह रहे, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। और ऊपर से आप देखिए, मैं अभी तो एक सैल्यूट कर रही हूँ, अभी ये जो रोका गया सरकार को बड़ा बड़ा धन्यवाद है। पहली बार, मैं सरकारों को धन्यवाद कभी नहीं देती, पहली बार कह रही हूँ। अभी ये जो 25 ऐप बंद किए हैं, जिनमें बालाजी को भी बंद किया, अल्ट बालाजी को, हालांकि वो कितनी सिफारिश दे रही हो अपने आप को कि जी ये मेरा नहीं है, अल्ट बालाजी मेरा नहीं है। अच्छा, ये सारे OTT के जो ऐप्स थे वो रिसेंटली बंद किए गए, 2-3 दिन न्यूज़ थी। उसमें अल्ट बालाजी भी है, हाँ। जो एकता कपूर का है। एकता कपूर ने सबसे पहले परोसना शुरू किया कसौटी ज़िंदगी, है ना? क्या लोगों को दिखा कि आज इस पति के साथ है, कल दूसरे के साथ चली गई, फिर तीसरे के साथ। असलियत में मैं कहूँ तो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ही उसने दिया, ये अलग होने का कॉन्सेप्ट उसने दिया, आज़ादी का ये इतना उच्छृंखलता और आज़ादी में जो फ़र्क हम अब तक करते आ रहे थे, जो उसने उच्छृंखल ज़िंदगी दी, केवल एकता कपूर ने दी कि आप उससे अब शादी कर लो, नहीं उससे भी पटी तो फिर दूसरे से कर लो। दूसरे ने भी फिर कह दिया भाई नहीं चल रहा तेरे से, फिर वापस उसके पास चले जाओ। मुझे एक सच में दिल पे हाथ रख के बताओ, हम तो पुराने लोग हैं, नए लोगों में से मुझे कोई एक बंदे से, मैं तो आपके सारे श्रोताओं से पूछ रही हूँ, कोई एक बंदा ऐसा है कि उसकी बीवी किसी के पास रह आई हो साल 2 साल, नहीं एक रात, बहुत मॉडर्न है, रखेगा अपनी बीवी को? फिर ये दोहरा चरित्र क्यों है? औरत के लिए हम कुछ और, मर्द 10 औरतें रखें, ये तो हमारे ज़माने से कहता है मर्द 10 खाट उला के आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औरत को अपनी अस्मिता को बचा कर रखना चाहिए। तो अब औरत ने ठेका लेना बंद कर दिया, अब औरत जो है ड्रम में भी पैक कर रही है। अगर मेरे शहर की औरत पति को मार के ड्रम में पैक कर सकती है तो खुलेआम अय्याशी भी कर सकती है, जो कर भी रही है, कर रही है वो। ये अय्याशी के लिए तुम्हारे जितने भी पति मर रहे हैं ये इसीलिए तुम्हारे कि हमें तू नहीं तो और से घर वालों से तलाक लेंगे तो घर बरसों लग जाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे प्रेमी से। तो ये जो परोसा है ना, ये सब हमको बालाजी से शुरू हुआ और आज हम उस जगह ला के खड़े कर दिए। और पता है लोग क्या कह रहे हैं? एक महिला को मैं ये बात कह रही थी, कितना ख़राब ये चल रहा है अगर हमारे शहर में ये पैर पसार रहा है इस तरह का। तो उनका कहना ये था, क्यों अब तक औरतें पिटती हैं तब आपको बुरा नहीं लगा, आज ही बुरा लग रहा है कि अगर वो उनको मार रही हैं तो? अरे तो पीट ही लेती भैया उसको, जान से क्यों मार रहे हो, छोड़ दो, तब भी तो रह रही हो दूसरे के। इसलिए मैंने 80% कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मिडिल क्लास की महिला है तो बैकफुट में रख रही है, पैसे वाली है तो खुले है, तो क्या है ये? इसका मतलब तू भी मर्जी से किसी के साथ चली जा, मैं भी किसी के साथ चली जाऊँ, तो कहाँ रह गया समाज? कहाँ जी? लोग हमारी संस्कृति को अडॉप्ट करने आ रहे हैं। यहाँ वृंदावन में जाके देखिए, साड़ी पहन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मैं नहीं कहती, मैं भी नास्तिक हूँ, मैं भी नहीं करती पूजा, लेकिन
इतना तो मानती हूँ कि भगवान ऐसा ज़रूर करना कि जब कोई जगह होगी जहाँ जाती होगी दुनिया में इंसान मरने के बाद, कि जहाँ मैं अपनी नज़रों में गिर ना जाऊँ। क्यों नहीं हम सोच रहे ये बात? क्यों नहीं हम ये सोच रहे कि सेक्स को आप ज़रूरत मत बनाओ, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ज़रूरत कब में बन गई ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और ख़राब औरतें वो जो रेड लाइट एरिया में फंसी पड़ी हैं, उनको हम वेश्या भी कर, इनको कह के देख लो। ये क्या है फिर? आप हर दिन एक आदमी बदल रही हैं, हर दिन एक जिगलो बदल रहा है, हर दिन एक लड़की के लिए बॉयफ्रेंड बदल रहा है, हर दिन वो होटल्स में जा रही हैं, कॉलेज की लड़कियां जा रही हैं। ये नहीं है फिर वो नहीं कोई कहना चाहता। हाँ वो हैं, वो तो डिटेंशन, वो तो हिरासत में है, उन्हें तो आप जो चाहे कहिए, खराब औरतें, वेश्या, यौनकर्मी, कुछ भी कहिए। आपकी बात समझकर मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्या गलत है और क्या सही है। बट मेरे चैनल पे बहुत सारे खासकर रियल एस्टेट रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं, जिनको हम HNI क्लाइंट्स भी कहते हैं। तो एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो इस चैनल के थ्रू आप करवाना चाह रहे हो या करना चाहिए सबको, जो एक छोटा सा भी एक चेंज या छोटा सा भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो एक मूवमेंट लेकर तो हम नहीं लेकर आ सकते। हाँ नहीं वो आप वो लगे तो, हुए हो, वो आप नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता। और आपको सच्चाई बता दूं, मुश्किल से 4 या 5 लोग हैं पूरे हिंदुस्तान भर में जो इन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वो है कि मुश्किल से 4 या 5 लोग पूरे हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी आबादी में। तो इस चैनल के मीडियम के थ्रू कुछ आप, बस मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए हमें जब किसी को, मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम सुधर जाओ बेटा, तुम्हारे बच्चे की उम्र के हो, सुधर जाओ, तुम गलत चल रहे हो, नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेंगे। लेकिन कल जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, वो अगर तुम्हारी तरफ एक बार क्वेश्चन से भी देख लेंगे तो तुमको लगेगा गलत हो गया, बच्चा सवाल पूछ लेगा भाई ये गलत कर दिया। हमने वो कॉन्सेप्ट वहाँ अपनाया, नहीं हटा पा रहे थे हम। लोग सवाल पूछते थे क्यों नहीं हटना चाहती एक भी लड़की, तो हमने वो किया ही नहीं, हमने उनके बच्चों को ले लिया। उन्होंने साफ कहा हम नहीं देंगे जी कोई पैसा, मत दो, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊँगी, बेस्ट पढ़ाऊँगी। ये नहीं कि मैं यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा दूँगी या कहीं नहीं पढ़ाऊँगी। मुझे पता है कि आइडेंटिटी खुल जाएगी तो बच्चे को वैसे ही बाहर निकाल देंगे। बच्चे पढ़ना शुरू हुए जैसे, और यहाँ ये भी बता दूँ मैं और सबको भी कि मेरे पढ़े हुए, मेरे इस प्रयास के बच्चे MBA MCA किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं। एक लड़की अभी भी बैंक में लगी है जो अपनी माँ को निकाल के लेके गई है, महाराष्ट्र की, अपनी माँ को अपने मायके लेके गई है फिर से उसके घर पे। और दुबई में भी 2 लड़कियाँ और एक भाई, मतलब 3 बहन भाई हैं, वो वहाँ काम कर रहे हैं। मतलब हाईली एजुकेटेड वो बच्चे हो रहे हैं। तो उनके ज़रिए हम उन माँओं को निकाल पाए, उनके ज़रिए हम ये कर पाए कि उन्होंने माँ से कहा कि माँ मुझे शर्म आती है, मत करो, और माँ की नज़र झुक गई, छोड़ दिया। कितनी बड़ी वो मालकिन थी, कितना ही उसके पास पैसा आ रहा था, सब छोड़ दिया। और मैं इस हालत में देख रही हूँ कि वो भुखमरी के कगार तक पाई। बस आप किसी एक बच्चे को मुझे अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना कि मुझे एक बच्चा 30 रुपये रोज़ भेजता है, क्योंकि वो 3-4 ट्यूशन पढ़ाता है बस केवल, और अभी 10th में या 11th में पढ़ रहा है। एक बच्ची है बिहार की, और मैं आप सबको ये बात उसके ज़रिए, अगर वो भी कहीं सुन रही हो, कि क्योंकि मेरे पॉडकास्ट देखती भी है, वो मुझे हर रोज़ एक आईब्रो बनाने का, वो एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही है और लॉ भी कर रही है, आईब्रो बनाने का एक का पैसा हर रोज़ भेजती है, 150 रुपये भेजती है वो मुझे डेली कंट्रीब्यूट, डेली। आप मेरे मोबाइल में उसको देख सकते हैं। मुझे नहीं ज़रूरत है कि आप 1000-2000 रुपये दो, लेकिन आप मुझे अपने 1 रुपये से, एक मज़दूर है जो हर दिन मुझे 1 रुपया भेज रहा था। मैंने कहा बेटा तेरे लिए भी मुश्किल, मैं भी रोज़ टिक होते ही देखती हूँ कि कौन भेज रहा है, मैं उसको एक रसीद भेजूँगी। अब 1 रुपये की रसीद भेजते भेजते मैं भी थक जाती हूँ, तो तू ऐसा कर, मुझे 30 रुपये महीने में भेज। अब वो मुझे 33 रुपये भेजता है। मैंने उसको पूछा 33 क्यों? बोले 1 महीने का ब्याज हो जाता है, मेरे पास आपका पैसा रखा है। ये मेरी स्ट्रेंथ है। वेरी नाइस। बस ये मेरी स्ट्रेंथ है। ऐसे लोग, वो बच्चा, वो मज़दूर, वो बच्ची, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो आपके लोगों से मेरा ये है कि मुझे ज़रूरत नहीं कि आप 1-2 लाख खर्च करें, एक बच्चे की पढ़ाई का पूरा जिम्मा ले लें, 1 महीने का, 2 महीने का, मैं वो भी नहीं कह, रिपोर्ट कार्ड, उसकी सब चीज़ देंगे, सब चीज़ उनको देंगे हम। उस बच्चे की रिपोर्ट कार्ड भी, उस बच्चे की फ़ोटो भी, नाम भी, सब देंगे। तो आपको उससे अपनापन भी लगेगा जी कि एक बच्चे को मैं कर रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट हर रोज़ उसके बढ़ते हुए के फ़ोटो भी आपको रोज़ भेजेंगे। तो उससे एक बच्चे को, मुझे भी थोड़ा सा राहत हो जाती है। मैं जो कटोरा उठा के घूमती रहती हूँ पूरा दिन वहाँ अपने शहर में भी, कि भाई आज एक बच्चे का नहीं हो पा रहा है, इसका कर दो, तो अब मुझे भी थोड़ी मदद हो जाएगी, बस इतना है। और उसमें कोई अमाउंट नहीं है कि आप 1-2 लाख, 1000-2000 भी खर्च करें,
मैं 10 रुपये भी ले लेती हूँ, मांग लेती हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक परमानेंट, मेरा एक रिक्शे वाला है, वो मुझे लेके जाता है आता है, क्योंकि गलियाँ छोटी हैं वहाँ, तो मैं उससे रोज़ 10 रुपये लेती हूँ। कुछ टीम ने हमारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, मैं कुछ बताइए। पूछना चाहूँगा आपसे, बिल्कुल, जो थोड़ा सा ज़रूर। और एनलाइटन करेंगे इसको। हाँ। कुछ सच्चाइयाँ जो आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। हमने मूवी में या फिर छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं जिसमें दिखाया गया है कि कुछ बॉडी पार्ट्स को बढ़ाने के लिए स्पेशली फीमेल में कुछ इंजेक्शन ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है। इज दिस ट्रू? बिल्कुल 100% ट्रू। फिल्मों में जो दिखाते हैं वो बिल्कुल सच? फिल्मों में तो शायद नहीं, कहीं मैंने देखा, लेकिन शॉर्ट क्लिप्स आते हैं कुछ अच्छा ऐसे। आते हैं कभी, अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं तो आंखों के सामने देखा है। क्योंकि ये देखिए, ये नहीं है इस प्रोफेशन का हिस्सा, केवल इतना और इतना हिस्सा है ये इस प्रोफेशन का, तो वो आपको ग्रोन अप दिखाना है बस। एक दिन में एक सेक्स वर्कर को कितने क्लाइंट्स फेस 15 से 20। 15 से 20? और ये सच है? ये उतना ही सच है कि जितना मैं अभी तक जिंदा हूँ, ये देख के, हर दिन अपनी आंखों के सामने सब देख के। तो इनकी कैसे लाइफ होती है, इनका दिन का रूटीन क्या होता है? सुबह 10-11 बजे उठती हैं, मुश्किल से उठ पाती हैं। उसके बाद बस नहाई धोई, मेकअप किया, नीचे से चाय आ गई, उसका पैसा दे दिया, फिर 10-11 बजे खाना आ गया, जो भी दाल चावल ऐसे ही बस वो आ गया, वो खा लिया। कभी कुछ बुखार हो गया, एक झोला छाप डॉक्टर आ गया, वो देख के चला गया परमानेंट। एक कपड़े वाला आ गया जो अधनंगे कपड़े ले आया उनके लिए, जिनको बाज़ार में खरीदने, वो तो जा ही नहीं सकती खैर, लेकिन उनका ना बाहर जाना अलाउड नहीं होता? नहीं, उनको कहीं अलाउड नहीं है। वो कपड़े वाला वहीं आ जाता है, चाहे साड़ी खरीदनी हो या कपड़े खरीदने, कुछ भी वो वहीं उनका हो जाता है, जो भी होना है। और बाकी वो ज़माना गया कि जब रेड लाइट के टाइम पे आते थे कस्टमर, अब तो दिन भर आते हैं, रात को बल्कि कम आते हैं, 12 बजे तक ये सब बंद हो जाता है। ये इंडस्ट्री बच्ची के लिए, जवान के लिए जो है, इस इंडस्ट्री में ओल्ड भी लोग आते हैं कस्टमर? मतलब जैसे ये जो इंडस्ट्री है, हाँ, ये जवानों के लिए है या बच्चियों के लिए? जो ओल्ड हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, देखिए, या तो ट्रैफिकर बन के रह जाती हैं, हाँ, कि वो लाएं दूसरी बच्चियों को फुसला के लाएं, अपने Revenge. एरिया के बच्चों को लेके आए, है ना, उनको लेके आए, उनको पैसा चाहिए, या फिर उन जो वो लड़कियां हैं उनकी कमाई पे जिंदा रहें, कि एक कस्टमर आया 5 रुपये हमें भी दे के जाएगा, दिन भर में वो 50 रुपये अगर कमा ले तो रोटी खा लेंगी 2 टाइम। जैसे गंगूबाई मूवी में दिखाया जाता था, एक मौसी बन जाती है। हाँ, बनती है, अंदर उनके सब कुछ होता है। सच्चाई ये है कि मैंने वो देखा कि जिसको मैं इतना कड़वा और इतना कठोर समझती थी कि मेरा उससे बात करने का मन नहीं करता था, और जब मैंने एक लड़की को तिल तिल मरते देखा ना, तो वो सबसे ज़्यादा थी कि जिसने मुझे फ़ोन किए और पल पल किए, दीदी जल्दी आओ जल्दी आओ, अगर ये चली गई तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँ खुद को भी। तो एक रिलेशनशिप हो जाता है। हाँ, एक रिलेशनशिप अंदर से तो वो भी जानती हैं कि गलत हो रहा है, जो तुम्हारे साथ हुआ कल अब इनके साथ हो रहा है। और अगर ये ना समझती तो ये भी कड़वी सच्चाई है कि मैं 31 साल उनके बीच रुक नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने भी उन पर कितने मुकदमे कराए हैं, मैंने भी उनकी लड़कियां। आपने इतना कठिन ये जो काम है, ये क्यों चूज़ किया? मैंने नहीं चूज़ किया, इस काम ने मुझे चूज़ कर लिया, क्योंकि मेरा आपकी ये डेस्टिनी थी? हाँ, मेरी डेस्टिनी थी सच में, और जो आज भी मुझसे नहीं छूट रही है। मैं बहुत कोशिश की, बहुत बार ये सोचा कि बस अब। पर आपको क्या दिमाग में आता है, क्या जहन में आता है कि आप कहते हो नहीं मुझे दोबारा वही करना है? जैसे आप कह रहे हो आप पे बहुत मुकदमे भी होते हैं। हाँ, कभी नहीं, मुझे जान से मार दिया गया था बिल्कुल। अगर आप देख रहे हो मेरे यहाँ भी निशान है, मेरे यहाँ पूरे इस पैर में यहाँ से यहाँ तक की रॉड है, ये है देखिए, ये क्या बात शिकंजा है पूरा, पूरी गाड़ी चढ़ा दी थी मेरी गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद से ना मैं गाड़ी। What keeps you going? पता नहीं, एक मुकदमा हुआ और सारा पूरा तमाम जो मेरे साथी हैं वो सब कह, अब नहीं, मैंने कभी किसी पे होने नहीं दिया और पे, तो अरे मैंने कहा छोड़ो ना, वो इतनी परेशानी में है, वो केवल मुकदमा ही तो करा रही हैं, वो तो उनका हक बनता है। मैं उनका बिज़नेस ख़राब कर रही हूँ, उनकी रोज़ी रोटी छीन रही हूँ, तो ये उनका हक बनता है। मैं फिर जाती हूँ, नहीं मेरे। और अभी मैं कल किसी पॉडकास्ट परसों थी, तो संयोग से मैंने एक साड़ी पहनी हुई थी, तो मुझे अचानक याद आया कि वो साड़ी भी मेरी उनकी दी। मतलब मैं उनकी साड़ियों को भी इतना सहेज के रखती हूँ, उन्होंने मुझे कभी भी देती है तो मैं लेती हूँ, मना नहीं करता। मुझे कभी भी कुछ गिफ्ट करेंगी, साड़ी दे दी, कोई सूट दे दिया तो मैं लेती हूँ और बहुत शौक़ से पहनती हूँ। तो ये नहीं, मैंने कभी उनसे दूरी बनाई, और शायद यही कारण है कि यह बनाने नहीं दी ऊपर वाले ने, चाहा तो मैंने भी होगा।
30 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने वहाँ शुरू किया। वैसे तो 27 साल की उम्र थी, और जब मतलब एक ऑथेंटिक तरीके से किया संस्था बनाने के बाद, तो 30 साल की हो गई थी तब तक मैं। तो वो इतनी उम्र भी नहीं थी कि उसमें डर ना लगे, लेकिन लगा ही नहीं कभी, पता नहीं क्यों। ये मुझे सच में, आप ये सोचते होंगे कि मैं शायद ये झूठ बोल रही हूँ, पर सच्चाई ये, मैं भगवान को अपने साक्षी मान के कहती हूँ कि मुझे कभी डर नहीं लगा। क्योंकि वो उन औरतों से क्या डरना जिनकी ज़िंदगी डर में जी रही हो, वो मुझसे डर रही हैं। बस। एक क्वेश्चन जो टीम ने और रखा है कि जब क्लाइंट कॉन्डम यूज़ नहीं करता तो क्या सेक्स वर्कर उनको रोक देते हैं? देखिए, अब पिछले 15-20 साल लगभग बिल्कुल सख्ती से मैं खुद लगातार कंडोम्स दिलवाती हूँ, चाहे वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी से हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हों, लोगों से मांग लेती हूँ भाई तो वहाँ पे। लेकिन ये सख्ती है कि किसी के साथ भी आप ऐसे जाएंगी, नहीं मिले आज पैसे, रोटी मत खाना, मालकिन के दे देना जो बन रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप जिससे प्यार करती हैं, जिससे आपको थोड़ा भी लगा, अगर बच्चा पैदा करना चाहती है उसका कर सकती हैं, लेकिन और किसी के नहीं। एक माँ के 2 तरह के बच्चे तो हो सकते हैं कि एक किसी बाप का, एक किसी बाप का, लेकिन अब वो उनको गाली नहीं दे सकते कि इसको इसके बाप का पता नहीं है। बाप माने ना माने, माँ को पता है कि किसका बच्चा है, तो बिना कंडोम के किसी के साथ नहीं जाती, बिना प्रिकॉशन के। और यही कारण नहीं, वरना तो वहाँ सभी को HIV पॉजिटिव होती हो, या और बहुत सारी सिफिलिस जैसी बीमारियाँ होती हैं, और रोग होते हैं, वो हो जाते हैं उन्हें। अभी नहीं है। हाँ, आप कभी अगर पीयूष मिश्रा को तो जानते ही होंगे, एक्टर हैं और गायक भी हैं, वामपंथी हैं, मैं भी थोड़ा वामपंथ में ही हूँ। तो वो एक गाना गाते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। मेरा आपकी अगली पीढ़ी से सबसे अनुरोध है ये, जैसी बच रही है ऐसी की ऐसी को बचा लो, वरना आप लोगों को शर्म आने लगेगी। बस शर्मिंदगी से बच जाओ। राइट, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। आज की चाय सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन नहीं थी, एक आईना था जिसमें सोसाइटी का वो चेहरा दिखा जो हम देखना ही नहीं चाहते। जहां बचपन बिकता है और ज़मीर सोता है, वहां अतुल शर्मा जैसे लोग हर दिन एक जंग लड़ रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा तो सिर्फ शॉक होने के लिए नहीं, कुछ बदलने के लिए देखा। आप सिस्टम नहीं बदल सकते तो कम से कम सिस्टम को इग्नोर मत कीजिए। इन कहानियों को शेयर कीजिए ताकि वो लड़की जिसे लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस तक ये आवाज पहुंच सके। मैं हूं विनीत चलानी और आज की चाय उसके नाम जो दुनिया की आंखों में आंसू तो लाई पर किसी के सामने कभी रोई नहीं। अतुल शर्मा जी, सल्यूट टू योर करेज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान और एक नए सच के साथ।